नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। 26वीं आइनी तरमीम मुबारक हो। ये अल्फाज थे हमारे वज़ीर आज़म साहब के, और ये अल्फाज कहकर वो बहुत खुश हो रहे थे। ऐसे लग रहा था कि इस आइन के बाद पाकिस्तान में दूध और शहद की नदियां बहने लगेंगी, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की करने लगेगा। हमारी जुडिशनरी जो आज़ाद थी, समझ लें इस आइन के बाद वो ख़त्म हो चुकी। जो कुछ उनमें थोड़ी बहुत भी आज़ादी थी वो अब ग़ुलाम हो चुकी। अब वो इनकी मतहत है कि 12 लोग हुकूमत के बैठकर जज बनाएंगे और वो चुनेंगे और वो कहेंगे जो फैसले वो पर्ची पर लिख कर देंगे वही फैसले किए जाएंगे। यानी जुडिशरी ख़त्म हो चुकी, यानी कि जुडिशरी का जो इंसाफ था वो मर चुका। और हमारे वज़ीर आज़म साहब ने बहुत पेचीदगी और हंसते हुए और अच्छे लहजे में जवाब दिया कि जी आपको 26वीं आइनी तरमीम मुबारक हो। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, पाकिस्तान 1947 में आज़ाद होता है और आज दिन तक तकरीबन 75 सालों में उसने 26 आइनी तरमीमें जो हैं वो तब्दील कर दी और उन पर बढ़ चढ़ कर फैसले किए और उनको चेंज किया, तब्दील किया। और हुकूमत वक्त ने हमेशा उसको इसलिए तब्दील किया क्योंकि उनके पास जो इख्तियारात कम थे वो ज़्यादा की, और अपने हक में फ़ैसले करवाने के लिए, अपने केस ख़त्म करवाने के लिए हर तरमीम पास की गई। ना कि पाकिस्तान के हक में कोई तरमीम पास हुई, ना कि पाकिस्तान के मफाद के लिए कोई तरमीम पास हुई। यहाँ पर एक छोटी सी मैं मिसाल देता चलूँ आपको। 76 में अमेरिका मारज वजूद में आता है, यानी अमेरिका की वो आज़ादी का दिन समझ लें, या अमेरिका उस दिन आज़ाद हुआ या बना या वो वजूद में आया। और उसमें आज दिन तक तकरीबन 200 साल प्लस हो चुके हैं। टोटल 27 तरमीमें पास हुई हैं और टोटल 27 तरमीमें आई हैं, और वो भी मुल्क के मफाद में आई हैं, ना कि जुडिशरी के मफाद में गई हैं, ना कि हमारे जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं उनके हक में गई हैं, ना किसी वज़ीर आज़म और सदर के हक में गई हैं, बल्कि वो अवाम के मफाद के लिए बनाई गई। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे 26वीं आइनी तरमीम में हमारे मुल्क को और ज़्यादा ग़ुलाम बना दिया गया, और इस आइन में था क्या, इस आइन में चेंजेस क्या किए गए, मैं आपको थोड़ी सी झलक इसमें बताऊँगा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रिजवान हैदर ऑफिशियल और मैं हूँ रिजवान हैदर। आज हम बात करने जा रहे हैं 26वीं आइनी तरमीम की, जो पाकिस्तान में लाई गई है और बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई गई और बहुत ज़्यादा जफियाँ पपियाँ की गई असम्बली में। और तकरीबन ये 11 के करीब जो है वो अप्रूव हुई, 11 बज के कुछ मिनट थे। और वज़ीर आज़म साहब हमारे मुबारकबाद देते हैं कि आप सबको 26वीं आइनी तरमीम मुबारक हो, कि इसके बाद जो है दूध की नदियाँ बहेंगी, शहद की नदियाँ बहेंगी। गरीबों के जो 40-40 हज़ार बिल आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जिन गरीबों के पास नौकरियाँ नहीं, जो मुल्क छोड़ रहे हैं वो मुल्क छोड़ कर नहीं भागेंगे, क्योंकि ये आइनी तरमीम अवाम के मफाद के लिए तो है नहीं, ये इनके अपने मफाद के लिए। वो भी ज़रा मैं चल के आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पार्लियामेंट में एक मसूदा आया लेकिन वो अप्रूव ना हुआ, क्योंकि नंबर पूरा ना हुआ। रात के 11 बजे तक लोग उठाए जाते रहे, बोलियां लगाई गई और उनको मजबूर किया गया। किसी की माँ उठाकर किसी की बहन को ज़बरदस्ती पकड़ा गया, किसी के बच्चे को उठाया गया कि आपने हुकूमत के हक में वोट देना है, लेकिन लोग नहीं माने। और सबसे मज़े की बात इस चीज़ में ये थी कि हमारे लॉ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं कि इस मसूदे में था क्या जो अप्रूव नहीं हुआ। यानी जो लोग हुकूमत में हैं, जो वक्त हुकूमत के निगरान हैं, जो हुकूमत चला रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, जो कानून साजियाँ कर रहे हैं, जिनको हर चीज़ की मालूमात होनी चाहिए, उन्हें कुछ पता नहीं कि हमारे मसूदे में आखिर था क्या कि वो अप्रूव नहीं हुआ। नेशनल असम्बली में करारदाद की मंजूरी के लिए इनको 224 वोट दरकार थे, और सेनेट में यानी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में 64 सेनेटर का वोट, यानी कि 2/3 मेजोरिटी के लिए बहुत सारे लोगों को उठाया जाना था, या बूट पॉलिश करवाए जाने थे, या उनको ज़बरदस्ती, ये मैं कह लूँ कि जो लोग खान साहब की गोद में बैठ कर आए थे, या जो लोग बूट पॉलिश करके असम्बलियों में आए थे, और वो भी इस फैसले में जाके असम्बलियों में उनके हक में बैठ गए। यानी उन्होंने हुकूमत को वोट दिया और हुकूमत के साथ मिलकर उन्होंने ताउन किया और उन्होंने कहा जी चले जी, ये गंगा बह तो रही है, हम भी अपने हाथ धो लें, हम क्यों रह जाएं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलो, हमारे चीफ
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया, जिस फैसले के बाद हुकूमत को बहुत सारा फ़ायदा हुआ और उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इस फैसले का फ़ायदा उठाएं। उन्होंने उस फैसले का फ़ायदा उठाने के लिए ये सब कुछ किया। 63A का जो फैसला आया था उसके मुताबिक कोई भी पार्टी रुकन, किसी भी पार्टी का रुकन है, वो किसी को भी वोट दे सकता है, ये हक उसे दिया गया था। तो इस सब हक के बाद PTI को कमज़ोर करने के लिए चीफ जस्टिस ने ये फैसला तो कर दिया, बेशक ये फैसला लिखा हुआ आया था और चीफ जस्टिस ने पढ़ दिया। इस फैसले का फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने, हुकूमत ने अपनी पूरी कोशिशें की और यहाँ पर मौलाना साहब ने भी कोई कमी ना छोड़ी, क्योंकि उनकी तारीफ में, अल्लाह माफ़ करे, मैं ऐसे लोगों की तारीफ नहीं करता, लेकिन PTI की गोद में कभी जाके बैठते हैं तो कभी PMLN की गोद में बैठते हैं तो कभी वो PP की गोद में चले जाते हैं। लेकिन एट द टाइम मैं ये कहूँगा कि मौलाना साहब ने PTI की ईंट से ईंट बजा दी, उन्होंने PTI को दीवार के साथ लगा दिया, उन्होंने ना PTI को आगे का छोड़ा ना ही पीछे का छोड़ा। वो जिनको जहाँ पे होना चाहिए था, जिस थैले में जाके बैठना चाहिए था, वो वहीं पे बैठ गया। यही मौलाना साहब थे। मैं आपको बताता चलूँ कि ये कहते हैं कि ये जी काला कानून है, हम इसको नहीं मानते, और कहीं पे यही मौलाना साहब कहते हैं कि ये फार्म 45 और फार्म 47 की हुकूमत है, तो मैं इस हुकूमत को नहीं मानता। और एट द एंड वो वहीं पे पहुंचे जहाँ पे उनको होना चाहिए था। मजीद मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि PTI को जो ज्यादा धोखा देने वाले लोग थे, उनके मैं नाम आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिनमें से 2 लोग तो वो थे जिन पर उम्मीद भी नहीं थी कि वो धोखा देंगे। सबसे पहला बंदा था औरंगजेब खिची, जो कि बिहाड़ी से MNA थे और इन्होंने PTI को धोखा दिया। आज़ाद रुकन थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से ये सीट जीते थे। दूसरे नंबर पर आते हैं ज़हूर कुरैशी। ज़हूर कुरैशी का मैं आपको यहाँ पे एक अहम चीज़ बताता चलूँ कि ज़हूर कुरैशी साहब जो हैं वो शाह मुहम्मद कुरैशी साहब के भांजे हैं, और ये वो लोग हैं, मैं आपको कहूँ कि जो पाकिस्तान के हक़ के लिए लड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान के हक़ के लिए नाजायज़ जेल काट रहे हैं, ये उनके भांजे हैं। और ये भी अपने मामे के साथ टिक नहीं पाए और ना ही PTI का साथ दे पाए, ना ही वफादारी निभा पाए हैं। तीसरा बंदा था चौधरी इलियास, जो कि गुजरात से हैं। ये कभी PMLN क्वाफ में जाते हैं तो कभी नून लीग में जाते हैं और कभी PTI में आ जाते हैं। इन्होंने भी बहुत सारी जो है जमातें बदली हैं और इन्होंने भी धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इन्होंने भी धोखा दिया। उसके बाद चौधरी उस्मान साहब थे, जिनका ताल्लुक साहिवाल से है। ये भी आज़ाद रुकनीत की हैसियत से जीते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट में थे। और सबसे आखिरी है मुबारक ज़ेब, जिनका ताल्लुक बाजोड़ से है। ये आज़ाद रुकन की हैसियत से जीते थे, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनके मद्दे मुकाबले अपना बंदा भी खड़ा किया था, लेकिन वो हार गया, ये जीत गए थे। और ये पर्सन जो है, ये वो पर्सन है जो इमरान खान के बैनर भी लगाता था, गले में उनका रुमाल भी डालता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और ये जताता था कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ और मैं PTI के साथ हूँ। लेकिन इन्होंने भी एट वक्त पे, जहाँ पे इनको ये सब नहीं करना चाहिए था, इन्होंने PTI को धोखा दिया और इमरान खान को धोखा दिया मेरे ख्याल से, और वोट हुकूमत के हक में दे दिया। और दूसरी तरफ थे सेनेट के वोट, जिनमें BNP अख्तर मैंगल की पार्टी है, उनके जो सेनेटर थे, उनमें से एक सेनेटर जो थी खातून थी, उनके खामद को उठा लिया गया और उन पर प्रेशराइज किया गया और प्रेशर डालकर उनका वोट भी अपने हक में करवा लिया गया। और एक और शख्स थे, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनको भी इसी तरह से उनका बिजनेस तबाह करने का या इस तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती उनसे भी वोट का हक ले लिया गया। यानी कि इस तरह से नंबर पूरे हुए, हुकूमत ने करारदार पेश की और मंजूर करवा ली। यानी 65 वोट जो हैं वो हुकूमत ने सेनेट में चाहिए थे और उन्होंने ले लिए, और नेशनल असम्बली में उनको 224 वोट दरकार थे तो उन्होंने 225 वोट ले लिए। यानी कि इन्होंने एक एक वोट से ये मार्का हासिल किया और एक एक वोट से इन्होंने अपनी जीत बनाई। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर पिछली तरमीम को ख़त्म करने के लिए फिर से नई तरमीम पेश की जाती है, और ये आम आदमी को बातें समझ नहीं आएंगी क्योंकि ये आम आदमी के हक में ही नहीं होती। ठीक है, तो ये सारी जो तरमीमें लाई जाती हैं, या हुकूमत वक्त अपने मफाद के लिए या ऊंचे जो बैठे हुए ओहदेदार होते हैं उनके थोड़े से नाजायज़ जो काम होते हैं उनको कवर करने के लिए ये तरमीमें बनाई जाती हैं। पाकिस्तान के हक में यहाँ पे कोई भी तरमीम नहीं होती। जब से पाकिस्तान बना है तब से कोई तरमीम पाकिस्तान के हक में नहीं हुई। सबसे पहले हुकूमत ने इस तरमीम में जो चेंज लाया वो ये है कि एक अलहदा अदालत बनाई जाएगी जिसमें सिर्फ सियासी केस सुने जाएंगे और जल्द सुने जाएंगे, क्योंकि अदालतों पर बहुत ज़्यादा बोझ होने की वजह से जल्दी फैसले नहीं आते। तो मौलाना ने कहा कि आप अलहदा अदालत ना बनाएं, एक अलहदा बेंच बना लें, तो मैं इस पे आपके साथ शामिल हूँ। लेकिन ऐसा होगा कुछ नहीं, अलहदा अदालत ही बनाई जाएगी, और मौलाना से उन्होंने वोट ले लिया। और इस अदालत के बनाने का मकसद, जो मेन मकसद था, मैं आपको वो यहाँ पर बताता चलूं। सबसे पहले ये चीज़ थी सोमोटो नोटिस, यानी कि किसी जज की अगर कुत्ती भी मर गई तो उसने सोमोटो नोटिस
سے لے لیا، وہ عدالت سے حق چھین لیا گیا، یعنی کہ وہ سپریم کورٹ سے وہ اختیارات چھین لیے گئے ہیں، اور اب وہ اختیارات ہوں گے اس اسپیشل عدالت کے پاس جس کے لیے یہ آئین پاس کروایا گیا۔ یعنی کہ میں آپ کو بتاتا چلوں، جیسے کہ ہمارے پاس چودھری افتخار جیسے یا بابا رحمتہ جیسے بہت سارے جج آئے جنہوں نے سوموٹو نوٹس کا ناجائز استعمال کیا، اور جب دل چاہتا تھا سوموٹو نوٹس لے لیتے تھے، بے شک رات کو 12 بجے عدالتیں کھولنی ہوں یا ڈیم فنڈ اکٹھے کرنے ہوں، جیسا کہ آپ بابا رحمتہ کو جانتے ہی ہوں گے، انہوں نے ڈیم فنڈ اکٹھے کیے اور جناب بعد میں پتہ چلا کہ جتنے فنڈ اکٹھے ہوئے اس سے ڈبل کی انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ کر دی اور پاکستان کا نقشہ بدلنے کی کوشش کر رہے تھے اور پاکستان میں ڈیم بنانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن خیر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب کوئی بھی جج سوموٹو نوٹس نہیں لے پائے گا، یہ اختیارات ان سے چھین لیا گیا۔ اور دوسری چیز میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ اب اس سوموٹو نوٹس کا جو ناجائز اختیارات ہے وہ اسپیشل عدالت کے پاس ہوں گے، یعنی کہ کان پکڑنے کا طریقہ بدل گیا ہے۔ پہلے اگر یہاں سے پکڑا جاتا تھا تو اب یہاں سے پکڑا جائے گا، لیکن پکڑا ضرور جائے گا۔ اگر پہلے سپریم کورٹ سوموٹو نوٹس کا ناجائز استعمال کرتی تھی تو جو اب جو اسپیشل عدالت ہے وہ استعمال کرے گی، یعنی کہ کبھی بھی کہیں بھی وہ سوموٹو لے سکتے ہیں اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتی ہے حکومت، جس نے یہ آئین پاس کیا اور اپنے فائدے کے لیے پاس کیا۔ یہاں پر میں دوسری چیز آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ اس عدالت کو بنانے کے لیے ہمیں 12 لوگوں کی ضرورت ہوگی، یعنی کہ اس عدالت کے جو 3 جج سلیکٹ کیے جائیں گے وہ 12 لوگ ہوں گے، ان میں سے 8 ہوں گے نیشنل اسمبلی کے MNA اور 4 ہوں گے سینیٹر سے سینیٹر۔ یہ 12 لوگ مل کر چیف جسٹس سلیکٹ کریں گے، یہ بھی اس آئین کے مطابق ہوگا، اور یہ چیف جسٹس اپنی مرضی سے سلیکٹ نہیں کریں گے، کوئی انصاف کرنے والا بندہ سلیکٹ نہیں کریں گے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سپریم کورٹ خود اپنے سینئر 3 ججز میں سے ایک کو سپریم کورٹ کا جج فائنل کرتی تھی، لیکن اب یہ ہوگا کہ ہمارے نیشنل اسمبلیوں میں جو فارم 45 اور فارم 47 کی حکومت بنے گی، یعنی کہ جو فارم 47 سے ڈائریکٹ بنے گی، فارم 45 ان کے پاس ہو گئی نہیں، وہ حکومت آ کے ہمارے اوپر جو ہے چیف جسٹس لگائے گی اور اپنے مرضی کے فیصلے کروائے گی، کیونکہ ان کو جو خود چور ہیں وہ کبھی بھی اپنے اوپر انصاف کرنے والا بندہ نہیں رکھیں گے اور نہ ہی کوئی اچھا بندہ بیٹھنے دیں گے۔ اسی طرح سے جو ہمارے نئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں یحییٰ خان، ان کو بھی اسی طرح سے ہی سلیکٹ کیا گیا ہے۔ 11 بجے یہ ترمیم پاس ہوتی ہے اور 11:10 پہ یہ اناؤنس کر دیا گیا کہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ یہیں پہ اس سب کام ہونے کے بعد انٹرنیشنل کمیشن آف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ عدلیہ کے لیے یہ بہت بڑا جھٹکا ہے، کیونکہ اب اسے سیاست دانوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور اس چیز کو ہم بہت پیچیدگی سے دیکھیں اگر تو یہ واقعی پاکستان کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے اور پاکستان کے قانون کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے، اور پاکستان کو مافیا کے ہینڈ اوور کیا جا رہا ہے۔ اس سب سے پاکستان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نہ ہی پاکستان کی عام عوام کو کوئی فائدہ ہوگا۔ ہاں، عوام کو نقصان ضرور ہوگا ان کے فیصلوں سے، ان کے غلط فیصلوں سے۔ جو لوگ آئیں گے، جو لوگ کرسیوں پر بیٹھیں گے، وہ ہر چیز کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے اور پاکستان کی تباہ کاریاں عام ہو جائیں گی، یعنی کہ ہر بندہ جو آئے گا وہ اپنے مفاد کے لیے اس کرسی پر بیٹھے گا اور اپنے مفاد کے لیے ہی سب کچھ استعمال کرے گا۔ اپنے مفاد کے لیے نئی آئینی ترمیمیں آئیں گی، پہلے والی ختم کی جائیں گی اور نئی بنائی جائیں گی۔ جہاں پہ ان کو کوئی بینیفٹ مل رہا ہوگا وہاں پہ سارا کچھ بنایا جائے گا اور وہیں پہ ہی وہ سب کچھ چلایا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ سب کو میری بات سمجھ آئی ہوگی اور 26ویں آئینی ترمیم کیا تھی یہ بھی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر نہ سمجھ آئے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں مزید ایکسپلین کر دیں گے۔ تب تک کے لیے چلتے ہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔